नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेड फॉर स्टडी। आज हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत चर्चित टॉपिक, शीत युद्ध। जी हाँ, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। शीत युद्ध क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, किसके बीच पे हुआ, क्यों हुआ, इस सभी प्रश्नों को विस्तार से आज हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको देंगे एक एक तथ्य से जुड़ी हर जानकारी। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, शीत युद्ध को समझने से पहले हमें जान लेना जरूरी है कि दुनिया में अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और भी अन्य पश्चिमी देश, जिन्हें मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने संयुक्त रूप से धुरी राष्ट्रों की सेनाओं को, यानी जर्मनी, इटली और जापान की सेनाओं को पराजित किया। मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाह मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रमुख घटना ने जन्म लिया, उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध कोई सैनिक संघर्ष नहीं था, कोई सैनिक आक्रमण का नहीं था, बल्कि यह युद्ध एक वैचारिक युद्ध था, एक विचारधारा का युद्ध था, जिसमें आरोप प्रत्यारोप, झूठ रचकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को कमजोर करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती थी। यह युद्ध अमेरिकी पूंजीवादी विचारधारा का समाजवादी विचारधारा जो सोवियत संघ की थी उसके साथ एक युद्ध था, जिसमें लोभ, लालच और भय को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि इस युद्ध में किसी सेना, किसी बल, किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ उत्तेजक भाषण, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते थे, एक दूसरे को उकसाने और भड़काने का कार्य किया जाता था, अतः इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। अर्थात शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि युद्ध की एक स्थिति हमेशा बनी रहती थी। शीत युद्ध और वाल्टर लिपमैन ने इस शब्द को बहुत लोकप्रिय बनाया। अगर हम कहें संक्षेप में तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य एक वैचारिक संघर्ष था। अमेरिका पूंजीवादी देश था, जबकि सोवियत रूस एक साम्यवादी देश था। इस प्रकार शीत युद्ध को हम पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के मध्य एक वैचारिक संघर्ष भी कह सकते हैं। यद्यपि अमेरिका और रूस दोनों ही देश विश्व युद्ध में एक ही पक्ष की ओर से लड़े थे, अर्थात मित्र सेनाओं में दोनों ही राष्ट्र सम्मिलित थे, किंतु विचारधारा अलग होने के नाते उनको ये आभास था कि युद्ध के बाद यह गठजोड़ अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा। तथ्यों की दृष्टि से भी हम देखें तो इसमें 2 बातें इस युद्ध ने स्पष्ट कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बात ये थी कि अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग जापान में किया था। परमाणु बम के आविष्कार और उसके प्रयोग ने रूस को हैरत और चिंता दोनों में डाल दिया था। एक तथ्य और था कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में रूस को जितनी जनधन की हानि उठानी पड़ी थी, अमेरिका को उसकी अपेक्षा बहुत कम नुकसान हुआ था। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा असर हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय की स्थिति ये थी कि यूरोप के बड़े भाग पर रूस की साम्यवादी सेना का कब्जा बना हुआ था, और अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा का देश था वो कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इस चीज़ को। वो साम्यवाद के प्रचार और प्रसार को हर कीमत पर रोकना चाहता था, और उसके इस कार्य को ब्रिटेन, फ्रांस आदि पश्चिमी देशों का खुला समर्थन भी था। अब इस शीत युद्ध जिसकी हमने अभी चर्चा की, ये बढ़ता कैसे गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रभाव कैसे बढ़ता गया, इसके लिए कुछ घटनाओं को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली चर्चा जो आती है वो आती है फुलटन भाषण। फुलटन भाषण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल का वह भाषण था जिसमें उन्होंने सोवियत रूस पर आरोप लगाया कि युद्ध के बाद उसकी नीतियों ने यूरोप का विभाजन एक लोहे के पर्दे से कर दिया है, आयरन कर्टन इंग्लिश में कहा गया उसको, और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और पश्चिमी संस्कृति की रक्षा के लिए अब संघर्ष अपरिहार्य हो गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस भाषण में कहा कि स्वतंत्रता की दीप शिखा को हम इस तरह से बुझने नहीं दे सकते। इस भाषण के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी कुछ घटनाओं ने शीत युद्ध को और बढ़ाने का
कार्य किया। पहली प्रमुख घटना इस प्रकार की जो थी उसको हम कह सकते हैं ट्रूमैन सिद्धांत के रूप में। ट्रूमैन सिद्धांत मार्च 1947 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक नई अमेरिकी नीति की घोषणा की। इस नीति में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए कृतसंकल्प है और यदि दुनिया में कहीं भी साम्यवाद को बढ़ाने का कोई कार्य किया जाता है और उससे शांति भंग होती है तो इसे अमेरिका अपनी सुरक्षा को खतरा मानते हुए तत्काल जवाबी सैनिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। इसी घोषणा, इसी नीति को आगे चलकर ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया और इसी सिद्धांत पर चलते हुए अमेरिका ने यूनान, तुर्की, ईरान जैसे देशों को सहायता प्रदान की और उनके यहाँ साम्यवाद के प्रसार को रोकने का भी कार्य किया। इस नीति को सोवियत संघ ने कतई पसंद नहीं किया। शीत युद्ध की दूसरी प्रमुख घटना थी मार्शल प्लान। शीत युद्ध को गति देने में मार्शल प्लान की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। दरअसल मार्शल अमेरिका के विदेश सचिव थे। उन्होंने युद्ध के बाद जो बहुत सारे यूरोपीय देशों की हालत जर्जर हो चुकी थी, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उसको देखते हुए मार्शल ने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की एक महत्वाकांक्षा योजना प्रस्तुत की जिसे मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। इस योजना का सार यह था कि अमेरिका युद्ध से प्रभावित यूरोपीय देशों में भारी आर्थिक मदद देगा। इसलिए कुछ विचारक इसे डॉलर कूटनीति के नाम से भी जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका मदद देगा उन राज्यों को, उन देशों को, तो जो देश मदद स्वीकार करेंगे वो अमेरिकी नीति और विचारधारा को स्वीकार भी करेंगे और बहुत सारे देश इसको करने के लिए सहर्ष तैयार भी थे। उनको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था और अमेरिका ने 4 सालों में कुल 12 अरब डॉलर देने का वचन दिया। इतना ही नहीं, उसने ये कहा कि वो उन राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहेगा। अमेरिका की इस नीति को रूस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी डामाडोल थी। ऐसे में रूस ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि अमेरिका दूसरे देशों को अपने डॉलर के बल पर, अपनी आर्थिक सहायता के बल पर अपने खेमे में मिलाने का प्रयास करे। तीसरी जो प्रमुख घटना थी शीत युद्ध को बढ़ाने वाली, वो थी बर्लिन की नाकाबंदी और जर्मनी का विभाजन। युद्ध के बाद की स्थिति ये थी कि बर्लिन जो जर्मनी का एक प्रमुख शहर या केंद्र था, उसके पूर्वी भाग पर साम्यवादी रूस का कब्जा था और उसके पश्चिमी भाग पर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का। अब तक अमेरिका के जो 2 प्लान हम देख चुके, मार्शल प्लान और वो ट्रूमैन प्लान, इनको देखते हुए रूस के अंदर भी अमेरिका से प्रतिशोध लेने की भावना भर गई थी और उसने प्रतिक्रिया स्वरूप यह किया कि उसने बिना किसी को पूर्व सूचना दिए हुए पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच का जो रास्ता था, जो यातायात का मार्ग था, उन सभी मार्गों को उसने बंद कर दिया। यह बात अमेरिका को बिल्कुल नागवार गुजरी और अमेरिका ने भी ताव ताव में अपनी वायुसेना का प्रयोग करके उस नाकेबंदी को खुलवा दिया। अब दोनों के बीच इसको लेकर के तनाव की स्थिति बढ़ गई। रूस ये जानता था कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं और उस समय तक उसके पास नहीं थे, इसलिए उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। अंततः जर्मनी का विभाजन 2 हिस्सों में कर दिया गया, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत रूस का नियंत्रण स्थापित हुआ और पश्चिमी जर्मनी पश्चिमी देशों के हाथों में आ गया। अगली जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी नाटो की स्थापना। अमेरिका अपने गुट को विस्तार और मजबूती देने में निरंतर लगा हुआ था। इस क्रम में उसने 1949 में नाटो का गठन किया। नाटो यानी NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक सैनिक संगठन था। इसके संस्थापक सदस्यों में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे जैसे देश सम्मिलित थे। इस संगठन को अमेरिका ने इसलिए बनाया कि वो पूर्वी जर्मनी और पूर्वी यूरोप में जो सोवियत रूस का प्रभाव है उसको वो खत्म कर सके और यूरोप में उसका प्रभाव कम कर सके। शीत युद्ध के दौरान जो एक महत्वपूर्ण मामला आया वो था चीन का मामला। चीन का मसला यह था कि अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी पार्टी ने वहां की राष्ट्रवादी पार्टी को सत्ता से हटाकर वहां की राष्ट्रवादी सरकार को भगा दिया था और वो सरकार भागकर ताइवान, फार्मोसा
चली गई थी। रूस की इच्छा थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की जो सीट खाली पड़ी थी उसका असली हकदार अब वहां स्थापित चीन की साम्यवादी सरकार है, जबकि अमेरिका जो फार्मोसा भागकर राष्ट्रवादी सरकार चली गई थी उसका समर्थन वो कर रहा था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट उसको सौंपना चाहता था। इस मामले ने भी दोनों देशों के बीच दूरियों को और बढ़ाने का काम किया कि इस मसले को लेकर के रूस ने काफी दिनों तक सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार भी किया। अंततः ये बात और है कि साम्यवादी चीन को ही वो सीट की दावेदारी मिली, लेकिन इस मसले ने शीत युद्ध के प्रभाव को बढ़ाने का ही कार्य किया। कोरिया युद्ध शीत युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। वर्ष 1950 में उत्तरी कोरिया जो साम्यवादी राज्य था उसने दक्षिणी कोरिया के ऊपर हमला कर दिया। अमेरिका ने अवसर का लाभ उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवा दिया। चूंकि रूस उस समय जो सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था वो सुरक्षा परिषद की बैठकों का बहिष्कार कर रहा था, लेकिन जब सोवियत संघ ने देखा कि इसका नाजायज फायदा अमेरिका ले रहा है तो उसने पुनः बैठकों में शामिल होना शुरू कर दिया। यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का युद्ध लगभग 4 सालों तक चलता रहा। अंत में सुरक्षा परिषद उस पर कोई फैसला नहीं ले सकी, क्योंकि रूस भी वीटो पावर था और अमेरिका भी वीटो पावर था। दोनों वीटो लगा करके उसके प्रस्तावों को नकारते रहे। अंत में वो मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित करके 2/3 बहुमत से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य 34वें देशांतर पर विभाजन करा दिया। इस तरह से मामला शांत हुआ। इसी तरह शीत युद्ध को बढ़ाने में वियतनाम संकट को भी एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में हम लोग देख सकते हैं। 1954 में जब वियतनाम को फ्रांस ने खाली किया तब अमेरिका ने वियतनाम में इस आशय से हस्तक्षेप किया कि दक्षिणी वियतनाम की दिन दिएम सरकार जो है उसको सहायता दी जा सके और उत्तरी वियतनाम की हो ची मिन्ह की साम्यवादी सरकार को हराया जा सके, रोका जा सके, क्योंकि 1954 तक आते आते वियतनाम की अधिकांश भूमि पर साम्यवादियों का कब्जा हो चुका था और अमेरिका हर हाल में चाहता था कि साम्यवादियों का प्रसार आगे न हो। हालांकि अमेरिका लगभग 25 खरब डॉलर खर्च करने के बाद भी वियतनाम में अनेक वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली और अंततः 1973 में अमेरिका को ये घोषणा करनी पड़ी कि वो अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा। ठीक वैसे ही अफगानिस्तान में जैसे उसने तालिबानियों को परास्त करने के लिए अपनी सेनाओं को कई साल तक अफगानिस्तान में रखा और अंततः तालिबान को परास्त नहीं कर सका, तालिबान से अफगानिस्तान को मुक्त नहीं करा सका और अंततः अपनी सेनाओं की वापसी की राह वो तय करने के लिए विवश है। डोमिनो सिद्धांत की भी शीत युद्ध में अपनी भूमिका रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब आइजनहावर थे तो उनके विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डलेस ने सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे डोमिनो सिद्धांत कहा जाता है। वास्तव में डोमिनो अमेरिका का एक लोकप्रिय खेल है जिसमें गेंद को एक बार में लुढ़काकर अधिकतम लकड़ी के छोटे छोटे खेल स्तंभ जो होते हैं उनको गिराने की कोशिश खिलाड़ी करता है। डलेस के इस डोमिनो सिद्धांत का निहितार्थ यह था कि यदि सोवियत रूस दक्षिण पूर्वी एशिया के एक देश में अपना पैर पसारेगा तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों की स्थिति ऐसी ही है कि वहां फिर साम्यवादी प्रसार को रोका नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये सभी देश एक दूसरे के सहारे ही डोमिनो जैसे खड़े हैं। एक का गिरने पर दूसरे का बचा रहना संभव नहीं होगा। डोमिनो की इस नीति ने शीत युद्ध में और तेजी ले आई। अगली घटना सीटो और सेंटो जैसे सैनिक संगठनों की स्थापना। अमेरिका ने जिस तरह यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए नाटो की स्थापना की थी, उसी तरह दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए भी उसने एक सैनिक संगठन सीटो का मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की स्थापना की। इसके संस्थापकों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड, फिलीपींस और पाकिस्तान थे। ये एक सैनिक संगठन था।
इसी प्रकार पश्चिम एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए भी उसने एक सेंटो CENTO सेंटो नामक सैनिक संगठन की स्थापना की 1955 में। इसमें अमेरिका के साथ ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान सम्मिलित थे। अमेरिका के जितने भी आपने प्लान देखे, चाहे मार्शल प्लान हो, चाहे ट्रूमैन सिद्धांत हो, डोमिनो सिद्धांत हो, नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक संगठन हो, ये सब इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि सोवियत रूस अपने साम्यवाद का प्रसार न कर सके। सोवियत रूस ने भी अमेरिका के इन प्लानों को देखते हुए कुछ कदम उठाए। उसने क्या किया? उसने मार्शल प्लान का जवाब देते हुए पूर्वी यूरोपीय देशों जैसे वियतनाम, क्यूबा, मंगोलिया आदि को मिलाकर एक आर्थिक संघ की स्थापना की और सामाजिक सुदृढ़ता के आधार पर सहयोग को बल दिया। इसी प्रकार सोवियत संघ ने पूंजीवादी व्यवस्था की कमियों पर प्रहार करने और उसे कमजोर करने के उद्देश्य से एक साम्यवादी सूचना प्रणाली की स्थापना की गई, जिसे कॉमिनफॉर्म कहा जाता है। साम्यवादी प्रसार के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना पहले ही हो चुकी थी। नाटो, सीटो जैसी सैनिक संधियों के जवाब में सोवियत रूस ने 8 अन्य देशों के साथ मिलकर वारसा संधि, जिसे वारसा पैक्ट के नाम से जानते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए। इनमें हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया जैसे देश सम्मिलित थे। शीत युद्ध में जो एक और छोटी छोटी घटनाएं थी जिन्होंने शीत युद्ध को भड़काने का ही कार्य किया, जैसे 1956 का सुएज संकट। मिस्र द्वारा 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस राष्ट्रीयकरण का घोर विरोध हुआ पश्चिमी देशों द्वारा। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने मिल करके मिस्र पर आक्रमण कर दिया। रूस ने इस आक्रमण का सख्त विरोध किया और मिस्र का समर्थन किया। इस घटना ने भी दोनों देशों के बीच की दूरियों को बढ़ाने का ही कार्य किया। इसी प्रकार हंगरी की घटना लें तो हंगरी में भी सोवियत रूस का सैनिक हस्तक्षेप पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया। जब हंगरी की सरकार में कुछ ऐसे तत्व थे जो साम्यवादी प्रभाव को कम करना चाहते थे, अपने को साम्यवादी प्रभाव से मुक्त करना चाहते थे, तो रूस सोवियत संघ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए अपने सैनिक टैंकों को उसकी राजधानी बुडापेस्ट में भेज दिया और वहाँ के विद्रोह को कुचल दिया। इसका विरोध पश्चिमी देशों द्वारा व्यापक स्तर पर किया गया। इसी तरह 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट भी शीत युद्ध को बढ़ाने का कार्य किया था। हुआ ये था कि रूस ने अपने मिसाइल्स को क्यूबा में तैनात कर दिया था। क्यूबा चूंकि अमेरिका के पास का ही एक देश है, इसको अमेरिका ने बर्दाश्त नहीं किया और उसने क्यूबा की नाकेबंदी करनी शुरू कर दी। जब युद्ध की स्थिति बन गई, इस चीज को संज्ञान लेते हुए रूस ने फिर अपने कदम वापस खींच लिए और वहां पर तैनात अपने प्रक्षेपास्त्रों को वापस बुला लिया। इस तरह से मामला शांत हुआ। इसी प्रकार आइजनहावर की नीति ने शीत युद्ध को बढ़ाने का कार्य किया। आइजनहावर की नई नीति में ये घोषणा की गई कि यदि मध्य पूर्व के किसी देश पर सोवियत रूस का आक्रमण होता है, सोवियत रूस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, तो अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उन देशों की सहायता के लिए वो अपनी सेनाओं को वहाँ तैनात करेगा। इन सब घटनाओं से शीत युद्ध बराबर बना रहा, दोनों देशों के मध्य तनाव बना रहा और दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी बयानबाजी, अपनी नीतियों को कम करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 1960 के बाद हम देखते हैं, 62 के बाद खास करके शीत युद्ध में कमी आती गई। 60 में ही आइजनहावर के स्थान पर अमेरिका में नए राष्ट्रपति कैनेडी का निर्वाचन हुआ। कुछ और घटनाएं बदली, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के जो बीच तनाव था उसमें कमी आती गई। रूस की सैनिक क्षमता भी बढ़ गई थी, अब वो उसने भी परमाणु बम का विकास कर लिया था और अमेरिका के बराबर उसकी शक्ति हो गई थी। सोवियत संघ और चीन के मध्य कुछ विवाद उभरने लगे थे और इन सब कारणों से हम देखते हैं कि शीत युद्ध में कुछ कमी आती गई। बाद में इसको तनाव शैथिल्य के नाम से जाना गया। इसके बाद के समय को, इस पर हम कभी अन्य किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, तनाव शैथिल्य पर। उम्मीद है कि शीत युद्ध के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी।
अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए मेड फॉर स्टडी पर। धन्यवाद।